आप लोग जी जैसा कि देख रहे हैं कि ये सब सेटअप लगा हुआ है, तो अभी अभी हमने हाल ही में आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो सारे के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास किए हुए हैं, समेटने का प्रयास कर दिए हैं और शूटिंग हो चुका है। ठीक है, इस बात को अब इससे बाहर आप लोग के एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे बातों पर विश्वास कीजिए और विश्वास करने के साथ साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आर्थिक विकास का जो है तीसरा क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। इसी को ध्यान रखिएगा, तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तृतीय क्षेत्र भी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा का नंबर कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित किससे है? ठीक है, तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा का नाम कौन सा क्षेत्र है जी? कृषि क्षेत्र भी है। ठीक है, तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक, उसी तरह से 4 नंबर जो है यहाँ पे इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य कहा जाता था? पिछड़ा राज्य बिहार है। पंजाब तो यार बहुत आगे है। केरल जो है शिक्षा में आप लोग जानबे करते बहुत आगे है। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश राज्य नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दिल्ली वैसे भी पिछड़ा नहीं है, आप लोग को इतना तो पता ही जरूर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह चारों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, पीडीएफ भी कितने लोग कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से लें? तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा। जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका सारा का सारा पीडीएफ आप लोग को उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसका भी पीडीएफ हम उसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर जाके वहां से जुड़ जाइए। जब अपलोड होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो ध्यान रखना कि मिश्रित है। भारत में कैसे चलता है जी? मिश्रित चलता है। अमेरिका में पूछेगा तो अमेरिका में पूछेगा तो बता दीजिएगा पूंजीवादी चलता है। ठीक है, इस बात का हम लोग हमेशा से ध्यान रखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि बीमारू राज्य मैंने कि कौन है इसमें से? तो इसमें से बीमारू राज्य बिहार को कहा जाता है। बिहार जो है बीमारू राज्य है। ठीक है, बीमारू राज्य में 4 को आते हैं। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस 4 को जो है आप लोगों का बीमारू राज्य होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर दिया जाता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को भी आप लोग याद रखेंगे। फिर कह रहा है बीमारू राज्य कौन है? तो इनमें से सभी बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे यू से कभी कभी उड़ीसा भी बोलता है, कभी कभी उत्तर प्रदेश भी बोलता है। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा भी क्या चीज बीमारू राज्य के अंतर्गत ही आता है। इस बात को आप लोग हमेशा से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा चलते हैं आगे। ठीक है, तो आगे जो है आप लोग का कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा जी? 9 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो इसलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसी का नया नाम बदल कर क्या किया गया जी? नीति आयोग किया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग जो है मोदी जी द्वारा लाया गया था। इसमें सवाल मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। इस बात का आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग समझिए थोड़ा सा। 10वां नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो कौन सा आयोग बना है जी? तो नीति आयोग। योजना आयोग को भंग किया गया और नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, 11 नंबर को देखते हैं जी। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति किस क्षेत्र से है जी? कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो याद रखना कि 1952 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1952 में। अगर ये सब जो है पसंद अगर आप लोगों को आ रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए क्या यह क्वेश्चन जबरदस्त है और आप लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार बोर्ड में पूछेगा? तो जी हाँ, आप लोग जरूर उम्मीद कर सकते हैं। मेरे पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, बस पूरा क्वेश्चन को देख जाओ। बाद में हम पीडीएफ अपलोड करेंगे, अभी जो है पीडीएफ अपलोडेड नहीं है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। बिहार राज्य है। बिहार राज्य कौन सा जी? तो कृषि प्रधान राज्य है। ये बात ध्यान रखिए। भारत में जो है, भारत भी कृषि प्रधान देश है और उसमें का जो बिहार एक राज्य है वो भी कृषि प्रधान है। क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम जमीन जो है क्या चाहिए जी? मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है जी? मैदानी क्षेत्र। और यहाँ पर अधिकांश भाग में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार में अधिकांश मृदा कौन सी है जी? जलोढ़ मृदा है। ठीक है, अब देखिए जिस देश का राष्ट्रीय कॉमा देकर लिखा है प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है उस वह देश क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विकसित देश कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है?
है जी, विकसित देश। जिसका राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों का दोनों क्या होगा जी, अधिक होगा, उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय विकसित देश के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 7 गो है। देश में कौन है जी ऐसा क्षेत्र, 7 गो क्षेत्र है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो भारत की आबादी कितना थी जी, 121 करोड़। देखिए ना, मोदी जी कहते रहते हैं 125 करोड़ 125 करोड़। ठीक है, यानी कि 125 करोड़ के आसपास कहते रहते हैं। अभी तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये 2011 का डाटा है। किसका डाटा है जी, 2011 का डाटा है। ठीक है, अब भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 में मोदी जी ही किए हैं। कब किए हैं जी, मोदी जी 2015 में 1 जनवरी को किए हैं। ये पहले 15 अगस्त को क्या किए थे, भाषण दिए थे, उसके बाद जो है इसको लाए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझते हैं। यहाँ पे 18 नंबर, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक ही होता है कि सामाजिक कल्याण करना है। क्या करना है जी, सामाजिक कल्याण। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा चाइना में पाया जाता है, चीन, चाइनीज प्रोडक्ट, आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब आगे यहाँ पे समझते हैं 19 नंबर, कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य के अंतर्गत कर्नाटक नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा जी, कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक ऑप्शन को टिक आउट कर लीजिए। 20 नंबर देखिए, ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है, सतत विकास से। किससे संबंधित है जी, सतत विकास, आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 नंबर का हो रहा है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रथम जो थी माने कि प्राथमिक जो क्षेत्र है उसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, बहुत भर भर के क्वेश्चन इससे पूछा करता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखने की जरूरत है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। और धांसू जो है ना क्वेश्चन, ये मेरे ही वीडियो में मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मज़ा आ जाएगा जी आपको, ये सब क्वेश्चन जब परीक्षा में लड़ेगा ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुआ है। ठीक है, तो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री जो चालू किए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हमको पता है, इसलिए जो है क्या करते हैं, इसको हम अब आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि 22 नंबर क्वेश्चन जो है इसका अटल बिहारी वाजपेयी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 23 नंबर हम लोग सवाल को देख लेते हैं। तो 23 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, तो निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में पूंजीवादी, चीन में समाजवादी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015, आप लोग पता है ना, 1 जनवरी 2015, जनवरी 2015 आप लोग को टिक आउट कर देना है। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और हो सकता है कि 2022 में पूरा गारंटी है, पूरा गारंटी तो नहीं कहेंगे यार, भगवान थोड़ी ना है, लेकिन गारंटी है कि पूछ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है। अब 26 नंबर सवाल देखते हैं जी, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति है। जितना आप कमाइएगा उतना ही आपके रहन सहन स्तर का है ऊंचा होता जाएगा। ठीक है, कम कमाइएगा कम खाइएगा, मैंने कम तो नहीं खाइएगा हमको पता है, लेकिन आपका जो जीवन स्तर है उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अब चलिए आगे समझते हैं 27 नंबर। 27 नंबर का चाहिए जी, तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो प्राथमिक क्षेत्र में है देखिए कृषि है, कृषि नहीं है, ये क्या है जी, कृषि है। ठीक है, और खनन, पशुपालन, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, कृषि संबंधित जितना भी है, मुर्गी पालन है, ठीक है, मछली पालन है, ये सब जितना भी है ये सब का चीज़ है जी, कृषि क्षेत्र में ही आता है। अब आप लोग आगे समझिए, भारत में राष्ट्रीय की गणना कौन करता है, तो CSO करता है। कौन करता है जी, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, तो इस बात को आप लोग हमेशा से याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। ठीक है, चौहुपते नहीं है, चौहुपते तो भोजपुरी शब्द हो जाएगा, पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। 30 नंबर देखिए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, तो आयकर को। किसको शामिल किया गया जी, आयकर। आयकर क्या होता है थोड़ा समझिए, जितना आप कमाएंगे ना तो डायरेक्ट टैक्स इस पर ले लिया जाएगा। भारत सरकार चाहे बिहार सरकार, जो भी आपका गवर्नमेंट होगा उसके सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो है टैक्स लगा दिया जाएगा। आप जितना रुपये कमाते उसी पर डायरेक्ट टैक्स लगा दिया और उतना आपको
पे करना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं आयकर। ये प्रत्यक्ष कर होता है। ये क्या होता है जी? प्रत्यक्ष कर। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं? तो आप लोग जब सामान खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, जैसे कुरकुरा खरीदे चाहे कुछ भी खरीदे, जो भी पैकेट वाला सामान है, चाहे अभी तो दूध पर लग गया जीएसटी, ठीक है, तो उस पर अगर कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर भारत के सभी निवासी जो है भरते हैं, और प्रत्यक्ष कर गिने चुने लोग जो है भरते हैं, क्योंकि सब कोई जो है उतना रुपया कमाता नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी 31 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा था? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ध्यान रखिएगा, गोवा का। किसका सर्वाधिक है जी? तो गोवा का है। ठीक है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना थी? तो 25,494। ध्यान रखिएगा, 25,494। ये एक साल का है प्रति व्यक्ति है। एक आदमी जो है एक साल में 25,494 रुपये कमाता था 2008-9 में भारत का। ठीक है, अब देखिए वित्तीय वर्ष किसको कहते थे? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ये आप लोग याद रखिए कि मार्च में आपका एग्जाम खत्म होता है, तो अप्रैल में आपका नया सेशन चालू होता है ना, तो इसलिए इसको वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही याद रखिएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? वित्तीय वर्ष। और हम लोग का जब क्लास चेंज होता है तो देखिएगा नॉर्मली अप्रैल से ही चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का जो स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1954 में। और यही क्या पता लगाता है? तो भारत का राष्ट्रीय आय का गणना यही करता है। कौन? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग समझ सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो 35 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नीचे कमेंट करके बताइए कि सबसे कम बिहार में किस जिला का प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको नीचे कमेंट कीजिए। तो साख का आधार क्या होता है? तो विश्वास होता है। साख का आधार क्या होता है? विश्वास। आप पे जितना विश्वास होगा उतना ही आपको अधिक हम लोन दे सकते हैं या कर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये साख का आधार क्या होता है जी? विश्वास होता है। तो मैंने कि पैसा रुपया बाकी रुपया किसके आधार पर देता है? तो ये विश्वास के आधार पर ही दिया जाता है। अब यहाँ पर समझिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय जो है अधिक होगा, तो राष्ट्रीय अधिक होगा तो क्या कहेंगे उसको? विकसित। और कम होगा तो अविकसित। ठीक है, चाहे अब देखिए जैसे विकास होगा उसका रहा, चाहे आधा विकास हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे जी? अर्धविकसित करते हैं। लेकिन इसका उपयोग जो है बहुत कम करते हैं। या तो अविकसित कीजिए, नहीं तो विकसित कीजिए, नहीं तो विकासशील करिए। ठीक है, अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि। अगर कोई देश विकसित है, अगर कोई देश क्या है जी? विकसित है, और उसमें कुछ विकास हो रहा है तो उसको आर्थिक वृद्धि बोलेंगे। जैसे बाहर जैसा देश है जिसमें विकासशील है, क्या चाहिए जी? विकासशील। ये जो है अभी मैंने कि विकसित नहीं हुआ है, अगर इसमें कुछ विकास हो रहा है तो इसको बोलेंगे आर्थिक विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आर्थिक विकास। और समावेशी विकास क्या होता है जी? तो सबका विकास। समावेशी विकास मतलब क्या चीज़? सबका विकास। लाभ के पद से मैंने क्या चाहिए? लाभ से किसी को वंचित किया नहीं जाएगा। ठीक है, ये सबको इसमें विकास किया जाता है, समावेशी विकास हो जाता है। तो आर्थिक विकास याद रखिएगा, भारत जैसे देशों में जो कि विकासशील है। आज विकसित वृद्धि शब्द किसके लिए होता है? तो विकसित देशों के लिए होता है। ये बात आप लोग हमेशा से याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? तो सबसे कम जो है बिहार राज्य का है। ये ऑप्शन के हिसाब से देखा है, 4 को ऑप्शन दिया, इसमें से बिहार आपका सही आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 40 नंबर, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो रेगनार्ड ने। यही बताया था गरीबी गरीबी को जन्म देती है, याद रखिएगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ये कौन दिया था? हार्टले बिटर्स दिया था। ये परिभाषा है मुद्रा का। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो कौन परिभाषा दिया था? हार्टले बिटर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग, हमको पता है कि आप लोग इसमें से कितने लोग वीडियो छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जो लोग बचे हैं वो लोग यार प्लीज़ पूरा वीडियो को अंत तक देखना। आपको इकोनॉमिक्स में अगर नंबर लाना है ना ऑब्जेक्टिव में, तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है सब हिट क्वेश्चन डाले हुए हैं एकदम। जो भी आप लोग के 2022 और 23 एग्जाम में जो है, मैंने देखिए 2023 और 24 एग्जाम में जो पूछने वाला है उसी के आधार पर हम डाले हुए हैं। ठीक है, यानी कि पूरा लहेगा, एकदम लहने वाला है तो लहने वाला है, पूरा मजा आएगा आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य के आर्थिक विकास, आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ध्यान रखिएगा मुद्रा है। अगर आर्थिक जीवन का बात करते हैं, रुपया पैसा वाला जीवन का बात करते हैं, तो मुद्रा ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, रूस की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा रूबल है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो कोरोना है। क्या चीज़ है? कोरोना। अभी कोरोना चल रहा था तो वो वाला कोरोना नहीं, कोरोना जो है मुद्रा का नाम है। जैसे भारत में रुपया चलता है वैसे ही स्वीडन में कोरोना चलता है और रूस में रूबल चलता है। उस तरह से देखिए, इनमें से कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? आधुनिक रूप यानी कि नया रूप नहीं है। तो जामा बहुत पहले से चलते आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जामा जो है चीज़ आधुनिकतम रूप नहीं है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
ये 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है, तो ध्यान रखिएगा पत्र मुद्रा। कौन सा मुद्रा जी, पत्र मुद्रा। ठीक है, 47 नंबर समझते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर का आता है, तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई का आता है। ये दिल्ली थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया, दो बार टिप आ गया है एच, ठीक है, लेकिन ये है दिल्ली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मुंबई जो है क्या चीज़ जी, भारत की वित्तीय राजधानी बोली जाती है। भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि रुपया पैसा वाला राजधानी कौन है जी, तो आप लोग याद रखिएगा मुंबई। अच्छा, साख का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा विश्वास करना। अभी बताए थे साख का आधार तो विश्वास होता है, तो साख का जो अर्थ होता है वो विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों पर निर्भर करता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साख मतलब कि उधारी होता है, उधारी यानी कर्जा रुपया, समझ रहे हैं, बैंक अगर देगा तो उसको लोन बोल दीजिएगा आप लोग, हमको पता है। ठीक है, तो आप देखिए 49 नंबर, भारत में करेंसी नोट जारी करता है, तो करेंसी नोट कौन जारी करेगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक जो है रुपया 2 रुपये के नोट से लेकर के, ठीक है, अब बाकी अभी तो 2000 तक का नोट चल रहा है। ठीक है, तो 2000 रुपये तक के नोट को कौन छापता है जी, भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। 2 रुपये का नोट से स्टार्ट होता है, 1 रुपये का नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं छापता है। इसको हम आगे बताने वाले कौन छापता है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं 50 नंबर, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो सर्वोत्तम माध्यम क्या है जी, तो आप लोग याद रखिएगा मुद्रा है। क्या चीज़ है, मुद्रा। ठीक है, 51 नंबर समझिए, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो अगर मुद्रा बाजार कहेगा तो क्या चीज, अल्पकालीन। मुद्रा बाजार कहेगा तो अल्पकालीन, अगर वहीं कहेगा पूंजी बाजार, क्या कह देगा जी, पूंजी बाजार, तो पूंजी बाजार के लिए दीर्घकालीन, ये याद रखिएगा। ठीक है, मुद्रा बाजार कहेगा तो अल्पकालीन, पूंजी बाजार कहेगा तो दीर्घकालीन, याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है, तो साख मुद्रा का उदाहरण कौन है जी, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जो है साख का काम करता है, किसका काम करता है जी, साख का, याद रखिएगा। यहाँ पे 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जी, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आरबीआई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मुद्रा जारी करने का जो है अधिकृत संस्थान कौन है जी, यही वाला है भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा जो है डेबिट कार्ड है। अच्छा, आप लोग जो है बैंक में खाता खुलाएं तो एटीएम के लिए जरूर अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, तो एटीएम के लिए जो आप लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, वास्तव में वो क्या है, वो एटीएम नहीं होता है, देखिएगा लिखा होता है उस पर डेबिट कार्ड। ठीक है, तो डेबिट कार्ड जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1935 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1935 में। अब देखिए यहाँ पे फिर से आगे, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था, इस संस्था का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है जी, संस्था का, तो भूमि विकास बैंक होता है। कौन सा होता है जी, भूमि विकास बैंक। यही जो है बहुत लंबा समय तक के लिए ऋण दे देता है, 20 साल 25 साल तक ऋण दे सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, 57 नंबर कह रहा है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है, तो सेबी याद रखिएगा। कौन याद रखिएगा, सेबी, SEBI, सेबी पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा जी, सेबी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI है। कौन है जी, RBI। ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, आयकर को, क्योंकि आयकर जो है क्या चीज़ है, डायरेक्ट ले लिया जाता है, आप जितना कमाए उसी पर डायरेक्ट टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, अब उत्पाद कर जो है क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट जो है जो भी उत्पादन किया उस पर टैक्स दे रहा है, तो ये तो सबको ही पे करता है, तो ये क्या चीज़, प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, बिक्री कर, ये तो बिक्री कर दूसरा होता है, बेचने पर जो है कर लगाते हैं तो उसको बिक्री कर बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये दूसरा हो जाता है। अब आगे थोड़ा समझते हैं यहाँ पे 60 नंबर। ठीक है, 60 नंबर कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ जी, 1969 में हुआ है। ठीक है, 61 नंबर सवाल कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, तो 1904 में। याद रखिएगा, सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1904 में। निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थान है, तो व्यवसायिक बैंक। क्या चाहिए जी, व्यवसायिक बैंक, ये वित्तीय संस्थान है। ठीक है, सेठ साहूकार लोग है, इस संस्थागत नहीं है, यानी कि इनका कोई संस्था नहीं होता है। महाजन को पास भी कोई संस्था नहीं होता है, रिश्तेदार के पास भी कोई संस्था नहीं होता है। तो देखिए, ये संस्थागत नहीं हुए लोग, कारण क्या है, तो ये लोग कागज पत्र पे काम करके नहीं देते हैं। ठीक है, यानी कि लीगल लोग नहीं है ऋण देने के लिए। लेकिन व्यवसायिक बैंक जैसे स्टेट बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये सब बैंक क्या करता है जी, आपको कागज पे लीगल प्रोसेस के द्वारा क्या करेगा जी, आपको ऋण उपलब्ध कराएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन कर रहा था, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, आपको पता है ना, कि हम बताए हैं रुपया 2 रुपया से लेकर के बाकी 2000 रुपये तक का नोट जो है कौन जारी करता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन 1 रुपये का जो नोट है वो वित्त विभाग जारी करता है, और उस पर लिखा रहता है भारत सरकार। क्या लिखा रहता है जी, भारत सरकार। तो ये बात को आप लोग हमेशा से याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग अगला सवाल जो है देख सकते हैं,
ये कौन है, 64 नंबर सवाल है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो कि क्या चीज़ है जी, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, ये कौन सा देश के हैं जी, बांग्लादेश के। बांग्लादेश हम लोग का पड़ोसी राज्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा 65 नंबर क्या कहता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, काहेला, तो पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। ठीक है, यानी कि दोबारा जो है जांच पड़ताल करने के लिए ये जो है क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, राज्य वित्त आयोग। ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है ना जी, ग्रुप डी, इसमें पूछा था, वो खास करके मेरे ही शिफ्ट में पूछ देता, पता नहीं क्यों। जारी पूछा वाला भी हम नौकरी का एग्जाम दे दिए हैं। ठीक है, याद रखना, दिए हैं। अब पता नहीं रिजल्ट का क्या स्थिति है, मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, फिजिकल के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, खैर हटाओ, वो सब बात अलग है, आप लोग पढ़ो। ठीक है, देखो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो याद रखिएगा 14। अभी इसकी जनसंख्या बढ़ गई है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है इसकी जनसंख्या बढ़ गई है, तो बताइएगा नीचे कमेंट करके अभी कितना है, वर्तमान में कितना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है किताब का डाटा है 14 को। ठीक है, अब आगे समझते हैं 67 नंबर, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संस्था कौन है, साधन कौन है, तो ध्यान रखिएगा महाजन। हम लोग जाते हैं, जो अमीर है उससे ले लेते हैं कर्जा ले गए, अपना काम कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं जी, उसको लौटा लेते हैं, तो ये महाजन लोग हो जाए। ठीक है, ये कागज पत्र पर कोई काम करने वाला नहीं है। 68 नंबर सवाल देख लीजिए, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है, तो याद रखिएगा नाबार्ड। कौन है जी, नाबार्ड। ये कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए क्या करता है जी, ये वित्त प्रदान करता है। क्या करता है जी, वित्त प्रदान करता है। इस बात का आप लोग हमेशा से याद रखिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझे होंगे। अब यहाँ पे 69 नंबर सवाल देख लीजिए। 69 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ, तो सहकारिता साख समिति कानून हुआ जो है 1904 में पारित हुआ। कब हुआ जी, 1904 में। 70 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, तो पिछड़ा राज्य बिहार में आएगा। कौन आएगा, बिहार। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये ध्यान रखें, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है जी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। 72 नंबर जो है आर्थिक क्रियाओं का मुख्य क्या उद्देश्य है, तो याद रखिएगा जीविकोपार्जन। क्या चाहिए जी, जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रिया यानी कि वैसा क्रिया जिससे रुपया पैसा कमाई होता है, उसको क्या कहते हैं जी, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से रुपया कमाई होता है, तो पढ़ाना क्या हुआ जी, आर्थिक क्रिया हुआ। कोई जो है हाथ से कमाता है, जैसे घर और बनाता है, तो क्या हुआ जी, वो हाथ से कमा करके वो क्रिया कर रहा है जिससे पैसा कमाई हो रहा है, तो आर्थिक क्रिया होगा। तो आर्थिक क्रिया किस लिए करते हैं, जीविकोपार्जन के लिए, यानी कि अपना मैंने क्या चीज़, घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए। बात समझ में आ गया ना जी, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे अगला समझते हैं 73 नंबर। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग बस रैपिड फायर है, याद कर लीजिए, बहुत जल्दी याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें सवाल पूछने वाला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 73 नंबर, आर्थिक विकास संबंधित किससे है, तो परिमाणात्मक परिवर्तन से कि गुणात्मक परिवर्तन से, ध्यान रखिएगा दोनों से संबंधित है। ठीक है, परिमाणात्मक मतलब क्या होता है जी, कि मैंने कि रुपया पैसा से मैंने जो बढ़ रहा है। ठीक है, और मैंने कि जब क्वालिटी वाला जो है, क्वालिटी, गुणात्मक मतलब क्या चीज़, क्वालिटी का बात करें। जैसे मान चलिए कि एसी है, फ्रिज है। ठीक है, एसी फ्रिज है, अब जितना क्वालिटी उसमें बढ़ाएंगे उसका क्या चीज़ होगा जी, उसका मात्रा बढ़ाएंगे, तो ये आर्थिक विकास इससे जो प्रभावित होगा। आर्थिक विकास क्या होगा जी, उससे प्रभावित होगा। जितना अच्छा टेक्नोलॉजी लाएंगे आर्थिक विकास प्रभावित होगा। ठीक है, तो दोनों इसमें क्या होता है जी, सम्मिलित हो जाता है। 74 नंबर देखते हैं, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसको कहते हैं जी, सेवा क्षेत्र को कहते हैं। अच्छा, पहला क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो कृषि क्षेत्र को। पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र को। ठीक है, अच्छा, विज्ञान क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र, ये दोनों है शिक्षा क्षेत्र के ही अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इस शिक्षा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाएगा, तो इसको आप लोग को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, विज्ञान क्षेत्र में अगर कोई उत्पादन हो रहा है, जैसे कोई दवाई बन रहा है, तो औद्योगिक क्षेत्र में चला जाएगा। वो किस में चला जाएगा जी, औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, किसमें जी, ये कृषि क्षेत्र में है। यानी कि विकासशील देश, जैसे भारत जो है देश है वो क्या चीज विकासशील है, ये किसमें, माने कि यहाँ के लोग ज़्यादा रहते हैं, खेती बाड़ी करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन सी सेवा गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट है, तो मॉल सेवा। कौन सी है जी, मॉल सेवा। सैन्य सेवा सरकारी होता है, वित्त सेवा सरकारी मिल सकता है, रेल सेवा भी सरकारी होता है, लेकिन मॉल सेवा जो है, मॉल यानी कि जो आप लोग मार्केट में सामान खरीदते हैं ना मॉल से, ठीक है, तो क्या होता है जी, प्राइवेट होता है, यानी कि गैर सरकारी होता है। ठीक है, क्या होता है जी, वो गैर सरकारी होता है। अब यहाँ पे 77 नंबर समझते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी। ठीक है, क्या चीज जोड़ा गया जी, महात्मा गांधी। नरेगा के साथ क्या जोड़ा गया जी, महात्मा गांधी। इसको मनरेगा बना दिया गया। क्या बना दिया गया जी, मनरेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 78 नंबर क्या हुआ जी, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितना दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100 दिनों के लिए। अभी इस पर जो है विपिन सर बवाल किए थे,
ठीक है। बवाल क्या किए थे कि इस पे जो है कमाई कुछ खास होता नहीं है, 100 दिन रोजगार लेके आप बाकी दिन बैठे रहेंगे क्या। तो इसी के लिए जो आवाज़ उठाए थे, तो आप लोग शायद वीडियो देखे भी होंगे, अगर विपिन सर के फैन होंगे तो मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए हम उनका प्रमोशन नहीं करेंगे, आप लोग समझिए यहाँ पे। ठीक है, प्रमोशन करने वाले वैसे हम छोटे यूट्यूबर कहाँ से हो सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो आर्थिक आधारभूत संरचना घटक कौन है जी, तो वित्त है। कौन है जी, वित्त। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है घटक आता है, यानी कि ये मैंने क्या चीज़, ये जरूरी चीज़ है वित्त, यानी कि लोन वोन लेना क्या है जी, एक जरूरी चीज़ है। मानव पूंजी के घटक कौन है, तो मानव पूंजी का जो है ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कौशल होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। कौशल यानी कि स्किल, ठीक है, होना चाहिए आपके पास। तो उसका जो है ये तीनों मिलेगा तो क्या होगा जी, मानव पूंजी को बनेगा। यानी कि मानव खुद एक अपने आप में पूंजी है, लेकिन ये कब होगा, जब उसके पास नॉलेज होगा। इसलिए कहते हैं यार पढ़ लो, नॉलेज रहेगा तो बहुत कुछ करेगा। ठीक है, नॉलेज के साथ साथ स्किल भी जरूरी है। स्किल यानी कि कौशल जरूरी है, और उस पर एक्सपीरियंस भी जरूरी है, ज़्यादा दिन तक लोग काम किया हुआ रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो अभी बहुत दिनों से पढ़ा रहे थे, मेरे पास स्किल भी है और क्या चीज़, अनुभव भी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, और साथ में ज्ञान भी तो है। तो ठीक है, तो 81 नंबर आप लोग समझते हैं मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है। तो मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है, सेवास्थ सेवाएं, आवास है, अब प्लस में शिक्षा और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, प्रशिक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, तो इस सब का सब हो जाएगा मानवीय पूंजी निर्माण का घटक। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना को जो शुरू किया गया था वो कब शुरू किया था, 1989 में शुरू किया गया था, यानी कि 1989 90 में एक कम। ठीक है, इस बात को आप लोग हमेशा से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र के से संबंधित नहीं है। तो आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है जी, सहकारी क्षेत्र। कौन नहीं है जी, सहकारी क्षेत्र। मनरेगा शुरू कब हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में। मनरेगा कब शुरू हुआ था जी, आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। कब नहीं, कहाँ शुरू हुआ था, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। यानी कि आप लोग को पता है ना आंध्र प्रदेश किधर है, आप लोग थोड़ा सा मैप में देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश किधर, नीचे की तरफ में, दक्षिण की तरफ में। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। ठीक है, ये सबसे ऊर्जा मिलता है, तो इनमें से सभी हम लोग टिक आउट कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, ये 86 नंबर का है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का है जी, तो सेवा क्षेत्र का है। किसका क्षेत्र का योगदान है जी, सबसे ज़्यादा तो सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है जी, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 87 नंबर थोड़ा समझते हैं। 87 नंबर क्या कह रहा है, तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो सेवा क्षेत्र को ऊपर बताया है 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितना क्षेत्र में बांटा गया जी, 2 क्षेत्र में बांटा गया है। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो आर्थिक नीति का अंग कौन है जी, राष्ट्रीयकरण नहीं है। ये ध्यान रखिए, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी जो है लाया गया, नियम कौन लाएगा जी, एलपीजी। ये कब लाएगा, 1991 में लाया गया। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसमें राष्ट्रीयकरण नहीं आता है। उदारीकरण आता है, निजीकरण आता है, वैश्वीकरण आता है। निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में किसका योगदान सर्वाधिक है, तो सेवा क्षेत्र का है। अभी फिलहाल में किसका है जी, सेवा क्षेत्र का। अच्छा, पहले कौन सा क्षेत्र में था, तो कृषि क्षेत्र का ही था। किसका योगदान सर्वाधिक होता था, कृषि क्षेत्र, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, देश है। भारत क्या है जी, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आपको सेवा क्षेत्र टिक आउट करके आना है। ठीक है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं, जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है। ठीक है, तो ये फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सब जो है क्या चीज़, सबका सब एक से अधिक देश में व्यापार करता है। सबका सामान भारत में भी मिलता है, विदेशी कंपनी भी है, ये सब विदेशी कंपनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्या है जी, बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में इसको जाना जाता है। 91 नंबर कह रहा है कि छिपी बेरोजगारी किस में पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी जो है ये कृषि में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, कृषि में। क्योंकि होता यह है कि कृषि में जो है खेत बो दीजिए, ठीक है, अब बोने के बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद जो है कुछ दिन आराम कीजिएगा, फिर सोहनी कराइएगा, फिर कुछ दिन आराम कीजिएगा। इस तरह से बेरोजगारी जो है छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको छिपी हुई बेरोजगारी मानते हैं। तो कृषि क्षेत्र में क्या पाया जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी पाया जाता है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था समन्वय, यानी कि भारत जो है कई देशों से व्यापार कर सकता है और कई देश के लोग भी, उस वहाँ के व्यापारी भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो ये विश्व के एक देश, विश्व में एक देश को दूसरे देश से जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो अपने उपयोग के लिए उपभोक्ता खरीदता है। यानी कि अगर हमको जैसे माने कि चलिए मोबाइल माने कि चलाना है, ठीक है, तो मोबाइल खरीद लेंगे, तो मोबाइल का हम क्या हुआ जी, उपभोक्ता हुआ। पार्ले जी बिस्कुट खाना है, पार्ले जी खरीद के लाए, पार्ले जी का हम क्या हो गया जी, उपभोक्ता हुआ। अगर मान चले कि हम पार्ले जी बिस्कुट हम नहीं खा करके अपने मैंने कहा जी घर में जो भी बाल बच्चा है उसको क्या दे दिए, तो वो जो है हमारा
हमारा उपभोक्ता हो गया, ठीक है। और हमारे मैंने क्या चीज़ हमारे अनुमति से हुआ तो वो उपभोक्ता ही कहलाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा समझते हैं 94 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा है, ठीक है। अच्छा, कौन अगर व्यापार संगठन 10 वगैरह से पूछता है ना जी, तो अगर आपको याद नहीं है वो, ठीक है, तो जेनेवा मार दीजिएगा, हो सकता है सही हो जाएगा, क्योंकि जेनेवा में बहुत सारा माने कि मुख्यालय जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन, इसका याद रखना जेनेवा होता है। कहाँ होता है जी? जेनेवा, ठीक है। बहुत सारे का न्यूयॉर्क में भी होता है, पेरिस में भी होता है, वाशिंगटन में होता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो जेनेवा मार के आगे बढ़ सकते हैं, हो सकता है भगवान भरोसे आपका सही हो जाए, ठीक है। तो वैश्वीकरण के मुख्य कितना अंग है? तो इसको बताते हैं कितना अंग होता है जी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1 मिनट। यहाँ पे वैश्वीकरण का कितना अंग हो गया? 5 अंग हुआ। कितना हुआ जी? वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितना हुआ? 5 गो। ये 5 को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या? ये आप लोग को छठा चैप्टर में मिल जाएगा। 5 के 5 आप लोग थोड़ा नीचे कमेंट कीजिए तो कि कौन कौन वैश्वीकरण का मुख्य अंग है, ठीक है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ध्यान रखिए, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन है जी? शिक्षा है। कौन है जी? शिक्षा, ठीक है। ये बात को आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नजदीक आइए गया है, अब जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पे 97 नंबर, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, कच्ची वैश्वीकरण है। उदारीकरण यानी कि एल लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और जो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि LPG नीति को अपनाया गया है, ठीक है। ये बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किसकी मान्यता प्राप्त चिन्ह होना चाहिए? ठीक है, तो 1 मार्क। खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ में क्या होना चाहिए? 1 मार्क होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हॉल मार्क सोना पे आता है, ISI मार्क बहुत सारे पदार्थों पे आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ISI का मार्क देखे होंगे आप लोग। नीति नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। ये देखिए, ये तीनों के अलावा दूसरा कोनो ऑप्शन में दिख जाए आप लोग समझिए कि वही नहीं है, ठीक है। नई आर्थिक नीति में यही 3 को लाया गया था। कौन कौन? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसको रट जाइए, बहुत जरूरी है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? तो 15 मार्च को मनाया था। कब मनाया था जी? 15 मार्च को। इस बात को आप लोग हमेशा से याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला जो है आप समझते हैं 101 नंबर, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो विदेशी ब्रांड कौन नहीं है जी? तो टाटा है, ठीक है। टाटा जो है अपना जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, वहीं का ही कंपनी है। रतन जी टाटा आप लोग जानबे करते होंगे, बहुत सोशल मीडिया फेमस रहते हैं और यार अच्छे व्यक्ति हैं मेरे हिसाब से। तो 102 जो है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कृषि उत्पाद यानी कि कृषि संबंधित है, यानी खाने वाला होगा तो 1 मार्क है। क्या चीज होगा उसके लिए? 1 मार्क। हॉल मार्क सोना पे, हॉल मार्क सोना पे, याद रखिएगा। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। 104 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है जी? उपभोक्ता शिकायत जो है, शिकायत करने का जो है शुल्क कितना है? तो आप लोग याद रखिएगा, अरे यार यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कितना जी? कोई 1 भी रुपया उसमें नहीं लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिकायत करने में आपको 1 भी रुपया नहीं लगा। शिकायत किस बात को करना? जैसे मान चले कि कहीं गए आप सामान खरीदने के लिए, 1 किलो चीनी लेना है और दुकानदार जो है 900 ग्राम दे रहा है, 100 ग्राम आपको कम दे रहा है, तो उसका आप शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत करने के लिए आपको एक टोल फ्री नंबर देता है जो कि आप लोग किताब में याद कर सकते हैं। किताब से 1800 से स्टार्ट है उसका टोल फ्री नंबर, ठीक है। उसको कॉल करिएगा और कॉल करके उसको कंप्लेन कर दीजिएगा तो उसका लाइसेंस वगैरह सब रद्द कर दिया जाएगा, उस पर जो है पेनल्टी फी भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस शिकायत करने का 1 भी रुपया नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए किया गया कि आपका कोई शोषण न कर पाए। डुप्लीकेट सामान बेच रहा है कोई, ठीक है, ओरिजिनल के नाम पर डुप्लीकेट बेच रहा है तो उसके लिए भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। कम माप तोल कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, उसमें कुछ भी गड़बड़ी करेगा ना प्रोडक्ट में, तो उसका कंप्लेन उस नंबर पे कर सकते हैं। जाके किताब में पढ़िए एक बार। बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें से कौन है? तो सब है। फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है। ये 1 से अधिक देशों में व्यापार करते हैं, इसलिए इसको बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित होता है? 1993 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1993 में। अब चलिए यहाँ पे अगला नंबर 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप लोग बहुत ही अच्छे विद्यार्थी कि आप लोग अभी तक अंत तक देखते हैं और क्वेश्चन जो है इतना अच्छा है कि फिर बात का। और आप लोग को पता ही है कि एग्जाम में कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, उसी के हिसाब से यहाँ पे हम लाए हुए हैं, ठीक है। तो समझिए थोड़ा सा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है जी? तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये जो है WTO का करता है जी, ये निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रखें। भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2005 में हुआ था। कब हुआ था जी? 2005 में। बस ज़्यादा नहीं यार, और 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देख लो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। मात्र 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं
ये जो है 110 नंबर, इस स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का प्रयोग होना आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण आभूषण है तो हॉलमार्क, स्वर्ण आभूषण है तो हॉलमार्क, कृषि संबंधित उत्पाद है तो एग मार्क, कृषि संबंधित उत्पाद है तो एग मार्क, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला समझते हैं कितना जी 111 नंबर। ठीक है, तो 111 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन यही है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। ठीक है, तो ये राज्य आय कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य आय में कर सकता है। थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये क्वेश्चन जो है लास्ट वाला गलत टाइप हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग नीचे जो है कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन कैसा था, और वीडियो अच्छा लगा हो तो यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। देखो चैनल बहुत छोटा है तो शेयर करना तो आप लोगों को बनता है। ठीक है, तो जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परीक्षा में अच्छा नंबर आए इसकी मैं कामना करता हूँ। ओके, धन्यवाद।